रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा की काफी चर्चित किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड यानी नापसंद किए जाने का साहस, इसके गहरे विचारों पर बात करेंगे। ये किताब मशहूर मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के विचारों पर आधारित है। एडलर, हाँ, सिगमंड फ्राइड और कार्ल यूंग के समय के ही थे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी कह सकते हैं हटकर थी। दिलचस्प बात यह है कि किताब एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच सवाल जवाब की शक्ल में लिखी गई है, तो पढ़ने में आसान लगती है और समझने में भी काफी दिलचस्प है। हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो तो काफी क्रांतिकारी है कि भाई हमारा अतीत हमें बांधकर नहीं रखता। असली खुशी और आजादी इस बात से तय होती है कि हम आज इस पल में क्या फैसले लेते हैं और कितना साहस दिखाते हैं। एडलर का मनोविज्ञान, जिसे एडलेरियन साइकोलॉजी कहते हैं, वो ये मानता है कि हमें अनुभव नहीं बल्कि उन अनुभवों को हम जो मतलब देते हैं ना, वो निर्धारित करता है। ये जीवन और रिश्तों को देखने का एकदम नया चश्मा है, सच में। तो आज की बातचीत इसी के इर्द गिर्द रहेगी कि कैसे हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ से, अपने अतीत की जंजीरों से आज़ाद होकर एक ज़्यादा सरल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि क्या सच में हम अपने दुख खुद चुनते हैं? क्या ये हो सकता है कि हमारी नाखुशी हमारे ही किसी छुपे हुए मकसद का नतीजा हो? अच्छा, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किताब और इसके विचार खासतौर पर किन लोगों के काम आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि वो दूसरों की राय या अतीत की घटनाओं में जैसे जकड़े हुए हैं, जो लोग सामाजिक दबाव महसूस करते हैं या अपनी कमियों से परेशान रहते हैं, या जिन्हें लगता है कि वो जिंदगी में कहीं अटक गए हैं। मतलब बदलाव तो चाहते हैं पर शायद डरते हैं कि कहीं और ज्यादा चोट ना लग जाए। हाँ, और वो लोग भी जो एक तरह की व्यक्तिगत आज़ादी चाहते हैं, जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या फिर काम की जगह पर, और जो ये समझना चाहते हैं कि सच्ची खुशी का मतलब क्या है। खासकर अगर वो पारंपरिक साइकोलॉजी या सेल्फ हेल्प की जो घिसी-पिटी बातें हैं, उनसे कुछ अलग ढूंढ रहे हैं। ये किताब सोचने पे मजबूर करती है, कहीं हम खुद ही अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा मुश्किल तो नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, ये उन धारणाओं को चुनौती देती है जो हमने शायद बिना सोचे समझे ही मान ली है। चौंकाने वाले विचारों को निकालते हैं। पहला बड़ा विचार तो वो पारंपरिक सोच की जड़ें हिला देता है। एडलर का मनोविज्ञान कहता है कि हमारा आज का बर्ताव अतीत के कारणों, जिसे एटियोलॉजी कहते हैं, उससे तय नहीं होता, बल्कि हमारे आज के लक्ष्यों, जिसे टेलियोलॉजी कहते हैं, उनसे प्रेरित होता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि फ्रॉइड जैसे मनोवैज्ञानिक भी वो मानते थे कि अतीत का कोई हादसा, कोई ट्रॉमा हमारे आज के व्यवहार की वजह बनता है। ये कारण कार्य का सिद्धांत है। लेकिन एडलर कहते हैं नहीं, हम असल में क्या कहते हैं, अतीत की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं अपने आज के किसी मकसद को पूरा करने या सही ठहराने के लिए। अच्छा, इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं ताकि ये आसानी से समझ आ जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे किताब में एक उदाहरण है उस दोस्त का जो घर से बाहर नहीं निकल पाता, मतलब सामाजिक चिंता महसूस करता है। तो फ्राइडियन सोच कहेगी कि शायद बचपन में कुछ बुरा हुआ होगा उसके साथ, लेकिन एडलर कहेंगे कि हो सकता है उसका लक्ष्य घर पर रहना हो, ताकि उसे माता पिता की खास तवज्जो मिले, उनकी चिंता मिले। तो वो बाहर न जाने का व्यवहार उसके इस छुपे हुए लक्ष्य को साध रहा है, न कि किसी पुराने कारण का परिणाम है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम अपने व्यवहार को एक तरह से चुन रहे हैं किसी मकसद के लिए। जैसे वो कॉफी गिराने वाले वेटर पर चीखने वाला उदाहरण। वो गुस्सा अचानक आया, आवेश नहीं था, नहीं, बल्कि वेटर पर हावी होने या अपनी बात मनवाने के लक्ष्य को पाने के लिए गढ़ा गया गुस्सा है। बिल्कुल सही। जैसे कोई जरूरत पड़ने पर औजार निकालता है, वैसे ही गुस्से को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। याद है वो माँ वाला उदाहरण जो अपनी बेटी पर बुरी तरह चिल्ला रही थी? हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल का फोन आया, उसकी आवाज एकदम शांत और विनम्र हो गई, और फोन रखते ही वो फिर उसी गुस्से वाले अंदाज में आ गई। हाँ, इससे साफ है कि गुस्सा उसके काबू से बाहर नहीं था, उसने उस गुस्से को अपने लक्ष्य के लिए चुना था। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि अगर हमारा व्यवहार हमारे लक्ष्यों से तय होता है तो हम अपने लक्ष्य बदल सकते हैं, और अगर हम लक्ष्य बदल सकते हैं तो हम बदल सकते हैं। हम अतीत के कैदी नहीं हैं, हमारा जीवन यहीं इसी पल में तय होता है। ये तो काफी सशक्त विचार है।
कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं, अतीत के बंधक नहीं। लेकिन एडलर का एक और दावा है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है कि हमारी सभी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारे दुख असल में सिर्फ और सिर्फ अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ही पैदा होते हैं। क्या ये सचमुच हो सकता है? मतलब हर एक समस्या? हाँ, एडलर के मनोविज्ञान का ये एक केंद्रीय स्तंभ है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन वो यही मानती हैं। यहाँ तक कि जिसे हम हीनता की भावना कहते हैं, फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, वो भी दूसरों के साथ हमारे रिश्ते के संदर्भ में ही पैदा होती है। ये कोई वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारी व्यक्तिपरक व्याख्या है। जैसे किताब में दार्शनिक अपने छोटे कद का उदाहरण देते हैं कि उनका 61 इंच का कद वस्तुनिष्ठ रूप से औसत से कम है। लेकिन क्या ये कमी है या खूबी? जैसे कि ये लोगों को उनके साथ ज्यादा सहज महसूस करा सकता है। ये उनकी अपनी व्याख्या पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा। अगर हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होते तो हमारे कद, हमारी शक्ल, हमारी पढ़ाई, इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तुलना करने के लिए कोई होता ही नहीं। ये सब चीजें मायने रखती हैं क्योंकि हम दूसरों के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं। और यहीं पर एडलर हीनता की भावना, जो कि स्वाभाविक है और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है, और हीन भावना ग्रंथि, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल करती है, इन दोनों के बीच फर्क करते हैं। अच्छा, तो हीनता की भावना अपने आप में बुरी नहीं है। जैसे कोई अपनी कम शिक्षा महसूस करके और ज्यादा पढ़ने का संकल्प ले, ये तो अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन हीन भावना ग्रंथि हुई जब कोई कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता, और फिर कोशिश करना ही छोड़ दे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि जीवन कोई दौड़ या मुकाबला नहीं है जिसमें हमें दूसरों को हराना है। जब हम दूसरों को प्रतिद्वंद्वी समझने के बजाय साथी, कॉमरेड के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम ईर्ष्या, जलन और हार के डर से आजाद हो जाते हैं। तब हम दूसरों की खुशी में सच में खुश हो पाते हैं। और किताब ये भी इशारा करती है कि कई बार लोग खुद को नापसंद करने का लक्ष्य इसलिए चुनते हैं ताकि वो रिश्तों में चोट खाने से बच सकें। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक रक्षा तंत्र जैसा है। अगर हम पहले ही ये तय कर लें कि मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं पसंद किए जाने लायक नहीं हूं, तो जब कोई हमें अस्वीकार करता है या हमसे दूर जाता है, तो हम कह सकते हैं, देखा, मुझे तो पहले ही पता था। ये हमें उस रिश्ते की नाकामी की जिम्मेदारी लेने से बचाता है। हमने पहले ही खुद को नापसंद करके एक ढाल बना ली। ये भी एक तरह का चुनावा लक्ष्य है, रिश्तों की तकलीफ से बचने का लक्ष्य। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और अगर हमारी सारी समस्याएं दूसरों से जुड़ी हैं, तो एडलर इससे निपटने का क्या रास्ता सुझाते हैं? यहीं पर उनका कार्यों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ टास्क्स का सिद्धांत आता है ना? ये मुझे सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगा। हाँ, ये एडलरियन मनोविज्ञान का शायद सबसे ठोस और लागू करने लायक सिद्धांत है। इसका मूल मंत्र है, ये पहचानना सीखो कि कौन सा काम तुम्हारा है और कौन सा दूसरों का, और दूसरों के काम में दखल मत दो। पर ये कैसे तय करें कि कौन सा काम किसका है? इसकी कोई कसौटी है? बहुत सीधी सी कसौटी है। बस ये पूछना है, इस फैसले का अंतिम नतीजा किसे भुगतना होगा? जिसके हिस्से में नतीजा आएगा, काम उसी का है। जैसे बच्चे का पढ़ाई करना या ना करना। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा या अच्छे कॉलेज में दाखला नहीं मिलेगा। ये नतीजा सीधे तौर पर बच्चे को भुगतना होगा, माता पिता को नहीं। हाँ, उन्हें दुख जरूर होगा, पर सीधा परिणाम बच्चे के लिए है। इसलिए पढ़ाई करना बच्चे का काम है। उसे पढ़ने के लिए साधन दे सकते हैं और ये भरोसा दिला सकते हैं कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो हमेशा मौजूद है। लेकिन बच्चे पर पढ़ाई थोपना, जबरदस्ती करना, ये उसके तरफ से फैसले लेना, ये उसके काम में दखल देना है। और इसे माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर ही नहीं, मतलब हर रिश्ते पर लागू होता है। जैसे कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, ये उसका काम है, मेरा नहीं। हाँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरूं या उन्हें खुश करने के लिए खुद को बदल जाऊं। बिल्कुल। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपको पसंद करता है या नापसंद, ये पूरी तरह से उसका काम है। उसकी अपनी धारणाओं और मूल्यों पर आधारित है। जब हम ये समझने लगते हैं और दूसरों के कामों का बोझ अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं, तो जिंदगी अविश्वसनीय रूप से सरल हो जाती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं और उनके फैसलों के भारी बोझ से आजाद हो जाते हैं।
ये सच्ची आज़ादी की तरफ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दूसरों से मान्यता पाने की इच्छा ही हमें सबसे ज्यादा बांधती है। अच्छा, और इसी कार्यों के पृथक्करण से जुड़ा है वो विचार जिसने किताब को उसका नाम दिया, नापसंद किए जाने का साहस। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? साहस तो पसंद किए जाने के लिए होना चाहिए। हाँ, लगता तो है, लेकिन एडलर कहते हैं कि सच्ची आज़ादी का मतलब ही यही है कि आप दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से न जिएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये तय है कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे ही। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। आप हमेशा दूसरों के मूड और उनकी मर्जी के हिसाब से चलते रहेंगे। ये तो गुलामी हुई ना। तो स्वतंत्रता का मतलब है ये स्वीकार करना कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, और ये ठीक है। हाँ, यही है नापसंद किए जाने का साहस। ये समझना कि अगर कोई आपको नापसंद करता है तो ये उसका काम है, उसका फैसला है, आपकी कीमत इससे तय नहीं होती। किताब में वो 10 लोगों वाला उदाहरण है ना, कि किसी भी समूह में लगभग एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको बेवजह नापसंद करेगा। 2 लोग आपके गहरे दोस्त बन जाएंगे और बाकी 7 बीच के रहेंगे। तो हमें उस एक नापसंद करने वाले पर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अकेले हो जाएं, समाज से कट जाएं, बस अपनी मर्जी से जिएं? ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? नहीं नहीं, एडलर के लिए इसका मतलब बिल्कुल भी अकेलापन या स्वार्थ नहीं है, बल्कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों का असली लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य, वो समुदाय की भावना, कम्युनिटी फीलिंग को मानते हैं। ये एक गहरी भावना है कि मेरा यहाँ होना ठीक है, मैं इस समुदाय का हिस्सा हूँ और मैं इस समुदाय के लिए कुछ उपयोगी हूँ। और ये समुदाय सिर्फ हमारा परिवार या ऑफिस ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, एडलर के लिए समुदाय का मतलब सिर्फ आसपास के लोग नहीं है, बल्कि पूरा मानव समाज, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जानवर और शायद पूरा ब्रह्मांड, सब इसमें शामिल हो सकते हैं। ये महसूस करना कि हम एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है और उसमें हमारा भी एक योगदान है। और ये समुदाय की भावना आती कैसे है? इसके लिए क्या करना होता है? कॉन्फिडेंस इन अदर्स, यानी दूसरों पर बिना शर्त के भरोसा करना। ये मानना कि दूसरे हमारे दुश्मन नहीं, साथी हैं। हाँ। धोखा मिलने का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन एडलर कहती हैं कि भरोसे की शुरुआत हमें ही करनी होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। ये महसूस करना कि मैं दूसरों के लिए, समुदाय के लिए किसी न किसी तरह से उपयोगी हूँ। ये योगदान कैसा होना चाहिए? क्या कोई बड़ा काम करना जरूरी है, कुछ दिखने वाला? नहीं, यही खास बात है। एडलर कहती हैं कि योगदान का दिखना या मापा जाना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये व्यक्तिपरक एहसास, ये भावना के मैं किसी के काम आ रही हूँ या मेरा होना किसी के लिए मायने रखता है, यही काफी है। ये एहसास ही हमें हमारी कीमत महसूस कराता है और सच्ची खुशी देता है। खुशी दूसरों से मिलने वाली तारीफ में नहीं है, बल्कि योगदान देने के एहसास में है। और ये सब जुड़ा है यहाँ और अभी, हियर एंड नाउ में जीने से, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर। बिल्कुल। एडलर जीवन को किसी मंजिल तक पहुंचने वाली सीधी रेखा की तरह नहीं देखते, वो इसे नृत्य की तरह देखते हैं। जब आप नाचते हैं तो हर कदम, हर पल अपने आप में पूरा होता है। आप किसी खास जगह पहुंचने के लिए नहीं नाचते, आप नाचने के लिए नाचते हैं। वैसे ही जीवन भी पलों की एक श्रृंखला है। हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए, यहाँ और अभी में। अतीत जा चुका, भविष्य अनिश्चित है। जो है वो यही पल है, और इस पल को जीने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के लिए योगदान को अपना मार्गदर्शक सितारा बनाना। तो अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो द करेज टू बी डिसलाइक्ड का निचोड़ क्या निकलता है? इसका सार यही है कि खुशी और आज़ादी कहीं बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही है। ये हमारे आज के फैसलों, हमारे नज़रिए और हमारे साहस पर निर्भर करती है। हमारा अतीत हमें कैद नहीं कर सकता और दूसरों की राय हमें परिभाषित नहीं कर सकती, जब तक हम उन्हें ऐसा करने की इजाज़त ना दें। सच्ची आज़ादी के लिए नापसंद किए जाने का साहस जुटाना पड़ता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के हीरो तो हैं, पर हम दुनिया के केंद्र नहीं हैं। असली खुशी सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को एक बड़े समुदाय का हिस्सा मानकर, दूसरों के साथ साथी की तरह जुड़कर और उस समुदाय में अपना योगदान देने से मिलती है।
इसी को एडलर समुदाय की भावना कहते हैं। हाँ, और इस रास्ते पे चलने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। खुद को स्वीकार करना, ये मानना कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। दूसरों पर बिना शर्त भरोसा करना, ये जानते हुए भी कि भरोसा टूट सकता है। और सबसे बढ़कर नापसंद किए जाने का साहस रखना। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक इच्छाओं जैसे कि सबको खुश रखना, सबसे तारीफ पाना के खिलाफ जाता है। लेकिन एडलर के अनुसार यही एक सरल, सच्ची और आज़ाद जिंदगी का रास्ता है। इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है। अगर आज से ही कार्यों के पृथक्करण को अपने जीवन में उतारना शुरू किया जाए, तो कौन सा एक रिश्ता सबसे पहले और सबसे ज्यादा बदलेगा और कैसे? इस पर विचार करना शायद एडलर के शक्तिशाली विचारों को अपनी जिंदगी में लाने की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा करना चाहते हैं।